यार कहाँ गया? नमस्कार भैया लोग, होम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। भैया आप सबसे एक निवेदन है सबसे, भैया आप सब वीडियो पूरा देखें, पूरा देखेंगे कुछ न कुछ तो आपके ज़रूर मिले, कोनो अच्छी बात ज़रूर होए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और भैया लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करी हैं तो हम कोनो भी नया वीडियो अगर अपलोड करें वेब पर तो आप सबके तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें, सबसे इम्पॉर्टेंट भैया कमेंट ज़रूर करें, बतावें कम से कम कि कैसे और अच्छा कही जा सकत है। आप सब बताइए तबे अच्छा हो पाए। अब अपने आप से अपन गलती ना क्यों सुधार सकत। बस भैया ये बात की ध्यान दीजिए आप सब। और अब शुरू करिए हमारे लोगन आपन क्लास बिना देर किए। चला फिर स्टार्ट की जाए। आज की 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकी के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को स्थापित करना। फोर्थ है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। फिर दिया गया उपरोक्त में कौन से गांधीवादी, इसमें हमको बताना जो चार दिए गए हैं कथन, इसमें से बताना है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है। दोस्तों नीति निदेशक तत्व पहले डीपीएसपी दोस्तों ये जान लीजिए कहाँ से लिया गया है। हम लोगों ने पहले इसको जान लिया कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको यूएसएसआर से लिया गया। तीन चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम पॉइंट पे। तो दोस्तों जो हमारा डीपीएसपी है, जो नीति निदेशक तत्व है, इसको अपनी सहूलियत के लिए तीन भागों में डिवाइड कर लिया गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है बुद्धिजीवी लोगों का या उदारवादी सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो दोस्तों जैसे समाजवादी सिद्धांत में जैसे हमारा है निर्वाह, उसके बारे में जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक जो संसाधन है उसका सकेंद्रीकरण ना हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, ये सब जो है हमारा सामाजिक हो गया। और जैसे इसमें दिया है समान नागरिक संहिता, ये बुद्धिजीवी लोगों का है, समान नागरिक संहिता हो गया। फिर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी, जो आर्टिकल 45 में था, लेकिन अब उसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा केवल 6 वर्ष तक बचा है, ये हो गया। और जो गांधीवादी सिद्धांत थे जो ग्रामीणों से जुड़े हुए थे, ये सिद्धांत उनके थे जो ग्रामीणों के विकास के लिए, ग्रामीणों के विकास की राह को आगे बढ़ा सकते थे। जैसे इसमें है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, जो शक्ति है शक्ति के विकेंद्रीकरण पर पंचायतों का गठन था, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति एक जगह ना हो, शक्ति जो पावर हो डिस्ट्रीब्यूट हो लोगों में। शक्ति का ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये जो दोनों विचार हैं ये हमारा आर्टिकल 40 में है, और 43 में ये जो तीसरा है ये 43 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को स्थापित करना ये 43 में है। ये दोनों बी वाले ऑप्शन में यही सही है दोस्तों। और जो समान नागरिक संहिता वाला है आर्टिकल 44 है, दोनों बराबर हैं, 4 समान नागरिक संहिता, 44 4 भी इसमें भी है, 4 इसमें, समान नागरिक संहिता। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से किस रूप में आर्थिक न्याय का किस में प्रबंध किया गया? आर्थिक न्याय पहला ऑप्शन है इसमें नीति निदेशक उद्देश्य और मूल अधिकार में, सेकंड है उद्देश्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, तीसरा है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। इसमें दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है और जो डीपीएसपी है, यहाँ पर दोनों जगह आर्थिक न्याय की बात की गई है। हमारे जो मूल कर्तव्य जो हमारा डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसका मेन उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना, कल्याणकारी राज्य के लिए लोगों में सामाजिक और आर्थिक न्याय
उपलब्ध कराना, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना। और जो उद्देश्य है, उद्देश्य में जो न्याय शब्द लिखा गया है, ये न्याय 3 आधारों पर डिवाइड किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उद्देश्य में 3 है। पूछा गया है कि उद्देश्य में जो न्याय है वहाँ कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और उसमें जो स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की: विश्वास, धर्म, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और अवसर की समता, 2 प्रकार की उसमें समता की बात की गई है। तो दोस्तों इसका हुआ उद्देश्य क्या? इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन, मनीष भाई, बिना किसी राज्यों की सहमति से। ये दोस्तों जो हमारे संविधान का आर्टिकल 253 है, 253 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, समझौतों को लागू करने के लिए जो हमारा संसद है बिना किसी राज्यों की सहमति से कानून बना सकती है। आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी? दोस्तों पढ़ चुके हैं आप इसको पहले ही। दूसरी अनुसूची ये है, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दोस्तों। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसमें क्या है, दल बदल संबंधी कानून है। अगर दल बदल कानून है क्या, अगर कोई संसद का सदस्य अपनी जिस पार्टी से जीता है, अगर उस पार्टी को छोड़कर, जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात इसमें, अगर वह सदस्य जो किसी पार्टी से जीता है, अगर उस पार्टी के विपरीत जाकर, किसी सदन में विपरीत जाकर, जैसे मान लो मैंने कहा कि इस चीज़ के लिए कोई विधेयक होगा, इसके वोट देना है, लेकिन वो पार्टी के जो निर्देश है उसके अपोजिट जाता है, वोट देता है, या अनुपस्थित भी रहता है और 15 दिन के अंदर अगर उसको माफ़ नहीं किया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट है, कोई निर्विरोध सदस्य चुनकर आ जाता है और जीतने के बाद वह किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है, फिर भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी अगर शामिल होता है। और चौथी पॉइंट क्या है, जो नाम निर्देशित सदस्य है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, अगर ऐसे कोई सदस्य किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो जिस दिन वो सदस्यता ग्रहण करते हैं उसके 6 माह बाद अगर किसी पार्टी का सदस्य होते हैं तो उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 6 माह के बाद दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद अगर वो किसी की सदस्यता लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 56, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि उल्लेख है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, ये कहाँ पर है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। ये दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो आर्टिकल 51 है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार किसे कहा जाता है? पहला है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो
व्यक्ति हैं उनके स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, पहली बात कह रही है। और दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है कि स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देती है, अगर उसके खिलाफ राज्य कोई नियम कानून बनाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो दोस्तों पहला इसमें गलत है और दूसरा सही है। संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार है जो संविधान की शर्तों और नियमों द्वारा सरकार के राजनैतिक शक्ति के प्रयोग को सीमित करती है, जो सरकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति है उसके प्रयोग को सीमित करती है और विनियमित करती है। दोस्तों संवैधानिक सरकार, देश तो सभी जगह सभी देशों का अपना अपना संविधान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहाँ जो सरकार हो वो संवैधानिक सरकार हो। जैसे हिटलर जर्मनी में वहाँ भी संविधान रहा होगा, लेकिन उसने संविधान का उल्लंघन करके राजनीतिक हित के लिए सब कुछ किया। तो ऐसी सरकार जो संविधान का उल्लंघन न करे, जो संविधान के नियम कानून है उसका पालन करके, संविधान की जो शर्त है उसका पालन करे, तो ऐसी सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट, मतलब इसका केवल 2 सही है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है इसका कि यह तत्व देश की सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक की व्याख्या करता है। यह देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। और सेकंड है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों दोनों सही है। जो हमारा डीपीएसपी है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उपलब्ध कराने की बात करता है, और अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है, सरकार द्वारा डीपीएसपी का पालन नहीं किया जाता है, तो आप न्यायालय में जाके इसको लागू नहीं करा सकते हैं। जिस प्रकार से आप मूल अधिकार के हनन होने पर जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और वहाँ पर याचिका दायर करते हैं कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसमें जो कोर्ट होते हैं उस इंटरफेयर करते हैं। इसका दोनों सही है। भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में और मूल कर्तव्य में। दोस्तों ये नीति निदेशक तत्व में किया गया। नीति निदेशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर भाग 4 का में जोड़ा गया, जिसमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मूल कर्तव्य दिए गए। इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन है, बी पे गलत लग गया, डी है। 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और जो 51A में 11 मूल कर्तव्य दिए हैं, उसमें ये 51 का सी वाला जो है वो है 51(1)(c) मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की अभिरक्षा करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय। ये जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो संविधान का अभिरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित किया गया है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, समवर्ती सूची में। नीति निदेशक तत्व में दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो हमारा नीति निदेशक तत्व है उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। और इसको कहाँ से लिया गया है? इसको आयरलैंड के डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसको यूएसएसआर के संविधान से। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? पहला है इसका, ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिए, बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी है पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, डी है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की संरक्षण के लिए।
इसका जो दोस्तों हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं इसको, इसका अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में इस बात का जिक्र है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन में है। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है इस पर ध्यान देना, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है 6वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में तो कहीं भी है कि कहीं भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में, लेकिन 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों का जिक्र किया गया है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका पहला ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व, पहला इसमें ऑप्शन है विधायिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा है कार्यपालिका के कृतित्व पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये दोनों कथन गलत हैं। ये विधायिका और कार्यपालिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, ये प्रवर्तनीय है ही नहीं। इनका अगर उल्लंघन होता भी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आप जाकर नहीं जा सकते, इसको लागू कराने के लिए, प्रवर्तनीय कराने के लिए नहीं ला जा सकते। इसमें इस बात का जिक्र केवल किया गया है कि जो डीपीएसपी है जब नियम कानून बनाएंगे तो कल्याणकारी राज का जो इसमें जिक्र किया गया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का, इस बात का सरकार द्वारा जो संसद द्वारा ध्यान दिया जाएगा। 64 है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। ये दोस्तों संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से कथन परिकल्पित हैं? पहला है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, सेकंड है अस्पृश्यता का अंत, थर्ड है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और फोर्थ है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। अरे बाप रे बाप। इसमें दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मूल फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 23 में दिया गया है, आर्टिकल 23 में है और 24 में है। 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, पहला वाला, और सेकंड में है कारखानों या खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध। मतलब जो 24 है ये 4 वाला है और 23 जो है ये पहला है। तो मतलब 1-4 किस में है? 1-4 सी में है दोस्तों, ये ठीक है। 66 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार या कर्तव्य के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्य के साथ से संबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज पर कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, ना कि कर्तव्य। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ना कि अधिकार। अधिकार कर्तव्य के साथ संबंधित हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है दोस्तों। जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं ये अंतर संबंधित हैं। अधिकार और कर्तव्य जो हैं ये अंतर संबंधित हैं। अधिकार मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं देता है और कर्तव्य व्यक्ति का समाज के प्रति ऋण है। आपको अगर कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, ये दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं दोस्तों। इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। 67 भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देश्य में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। ये दोस्तों है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य में जो भारत के संविधान निर्माता थे उनके जो विचार थे वो प्रतिबिंबित होते हैं। 68 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
अधिकार नागरिकों के विरुद्ध, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष दावे हैं। जो अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं दोस्तों। मतलब कि राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट में जो दिया गया है। अगर राज्य कोई कानून बना के हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, उसको बाधित करता है, तो आप कोर्ट में जाके याचिका दायर करके आप इस उल्लंघन का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको लागू कराने के लिए अधिकृत है। 69 निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। पहला है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये नहीं है, न्याय है। न्याय 3 प्रकार के हैं हमारी उद्देशिका में। न्याय जो हैं, न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो है ये 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। और जो समता है, समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी बी जो है दोस्तों ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्ध और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका ऑप्शन ए ठीक है दोस्तों। जो हमारा लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्ध और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है दोस्तों। फिर आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हम लोगों ने फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।